हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के मैथमेटिक्स चैप्टर 12 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 12 का एक्सरसाइज ए सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे ए होगा और चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन वाले एक्सरसाइज हमने इससे पहले सॉल्व किए हैं और अब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। इसका सबसे पहले जानेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है। तो समझिए, जैसे आपके पास दो वेरिएबल दिए गए हैं, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहता है कि अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। यानी ऐसे इसको समझिए, जैसे यह x है, ये अगर बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। ये है फर्स्ट कंडीशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन होने के लिए। दूसरा कंडीशन है यदि x घटेगा तो y भी घटेगा। दो ही चीज़ें जाननी होती है हमको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। x जब बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x जब घटेगा तो y भी घटेगा। यही है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे में कि मान लीजिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे दो पेंसिल की कीमत 8 रुपये है। ऐसे समझिए, दो पेंसिल की कीमत 8 रुपये है तो चार पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी? 16 रुपये हो जाएगी। मतलब कि ये दो था तो ये भी बढ़ रहा है, ये है तो ये भी बढ़ रहा है। इसको हम एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से समझेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में एक चीज़ और बोली जाती है, अगर आपके पास कोई एलिमेंट, कोई वेरिएबल दिया गया है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो उसे कैसे लिखेंगे? तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक्स बाय वाई बराबर के होता है। यानी के यहाँ पे क्या होता है? तो के यहाँ पे कांस्टेंट होता है। यानी कुछ एलिमेंट अगर आपके पास दिए गए हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे? तो x बाय वाई के बराबर होता है। यानी x बाय वाई जब करेंगे तो ये किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है? तो ऐसे केस में कुछ यूँ हो जाता है कि x1 बाय y1 इक्वल टू ये x1 बाय y2 इक्वल टू ये x2 हो जाएगा, x3 बाय y3, और ये से बढ़ता जाएगा और सब ये किसके बराबर हो जाएगा? तो एक वैल्यू के बराबर हो जाएगा। एक वैल्यू के बराबर हो जाएगी, वो होता है कांस्टेंट। इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे समझिए, अब जो है इतना ही हमको इसमें जानना था डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। फिर से सुन लीजिए, एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक वेरिएबल की वैल्यू घटेगी तो दूसरी की भी घटेगी। अब इतना ही याद रखना है और अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो। यानी पहले नंबर में 3 टेबल दिए गए हैं। यहाँ पे पहला टेबल है, इस टेबल को ऑब्जर्व कीजिए एंड ईच वन फाइंड वेदर एक्स एंड वाई आर प्रोपोर्शनल। देखिए, यहाँ खाली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, मतलब वही है कि हमको बताना है कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में यह है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई, इसको ऊपर करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स वाई फर्स्ट केस में यहाँ पे क्या है? x1 के जगह पे यहाँ पे 3 है और y1 के जगह पे यहाँ पे 9 है। तो चलिए फर्स्ट केस में कैसे ये बनेगा? कुछ इस तरीके से 3/9, यही तो होता है। या फिर इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई एलिमेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो x बाय वाई बराबर के होता है। तो x बाय वाई यहाँ 3/9 है, तो 3 1 जा 3, 3 जा 9, तो यही इसका कांस्टेंट के है। दूसरा केस है 5/15 का, ये x2 ये y2, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये हो गया 1/3। फिर आता है यहाँ पे 8/24, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये हुआ 1/3। फिर यहाँ पे आता है 11/33, तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/3। फिर यहाँ पे आता है 26 और ये आता है 78, तो 21 6 3 जा, हाँ, तो ये भी 1 और 3 3 बार में आएगा, तो 1/3। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी वैल्यू यहाँ पे दिए गए हैं सब जो है सबके सब किसी कांस्टेंट के जो है बराबर है। यानी यहाँ पे ये सारे जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मौजूद है, जिसमें एक्स वाई वाई की वैल्यू जो है के बराबर है। तो यहाँ पे हमको क्या पता चला कि ये सारे जो है एक्स और वाई जो यहाँ पे है वो प्रोपोर्शन में ही मौजूद है।
या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगला क्वेश्चन वही कहता है, तो पहले सेकंड नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट केस में 2.5/10, ठीक है। इसे उड़ाएंगे तो नीचे में एक जीरो बैठ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो ये कितना हो जाएगा 5/10 2 जा 20। ये आया फर्स्ट केस। दूसरा केस है 4/16 का, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये हुआ 1/4। तो यहाँ पे भी तो ये कटेगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो ये भी तो 1/4 हुआ। तीसरा केस है 7.5/30, तो ये कैंसिल हुआ, ये जीरो यहाँ पे आ गया, तो 52 जा 30, 55 जा 75, तो 5 2 जा 10, तो यह भी 1/4 हो गया। देखिए 3 की वैल्यू बराबर आई है। चौथे की वैल्यू देखते हैं, तो ये बनेगा 10/40, तो 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, तो यह भी 1/4 हो गया। फिर है 14/42, 14 1 जा 14, 14 3 जा 42, तो ये आया 1/3। तो क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है? नहीं है। आप कहेंगे कि इतना तो ये 4 नंबर तक तो डायरेक्ट में ही है, लेकिन हमको पूछता क्या है कि यहाँ पे दिए हुए जितने वेरिएबल्स की वैल्यू है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू डिफर कर गई। यदि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता तो इसकी वैल्यू भी 1/4 ही आती, मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। आप इसे पूरा विस्तार में लिखेंगे कि दिस इज नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हम यहाँ पे बस शॉर्टकट लिख रहे हैं। अब इसी तरह से इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है x1 y1, 5/15, या फिर सीधा समझिए x की वैल्यू ये है, पूरी y की वैल्यू ये है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। फर्स्ट केस 1/3। सेकेंड केस 7/21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ये हुआ 1/3। थर्ड केस 9/27, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो 1/3। फिर हुआ ये 15/60, 15 1 जा 15, 54 जा 60, तो ये 1/4। ये हुआ 18/72। कितने बार में ये आ जाएगा? 8 6 जा 8 2 जा 8 18 3 जा 54, 84 जा 18 4 जा करके देखते हैं। 8 4 जा 32, 4 1 जा 4, 5 6 7, ठीक है, 4 बार में आएगा। ये हुआ 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, ये 1/4 आ गया। और लास्ट वाला हो गया 25/75, तो 25 1 जा 25, 25 3 जा 5 3 2 जा 5 6 7, तो ये हो गया 1/3। तो यहाँ पे देखिए क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सबकी वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए थी, तो यहाँ पे बस 4 की वैल्यू कांस्टेंट आई है, ये दोनों की वैल्यू तो अलग आ गई, मतलब ये भी जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। दिस इज नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कौन था? तो ये वाला डायरेक्ट प्रोपोर्शन में था जिसकी वैल्यू कांस्टेंट आ गई। तो अब यहाँ से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप x1, x2 और y1 की वैल्यू इस टेबल से निकालिए। हम क्या जानते हैं कि अगर कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मौजूद है तो x/y बराबर k होता है। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। सेम लाइक ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी y। तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ों को याद रखना है। तो यहाँ पे बनेगा क्या? और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने अभी तक क्या देखा कि सारे एक दूसरे के इक्वल टू होते हैं। हमने शुरू में ही देखा कि यहाँ पे अगर इसको x1 मान ले, नीचे वाले को y मान ले, तो ये इस वाले x के बराबर होगा, या फिर जिसे x2 मान लेते हैं इस वाले y2 के बराबर होगा, और ये इस x3 के बराबर होगा और y3 के बराबर होगा। जस्ट लाइक ये x4 के बराबर होगा और ये y4 के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए इसे मान लेते हैं, ये x1 इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो सभी एक
चौथे के बराबर ही यहाँ पे होंगे। तो इसी की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहाँ पे इक्वेशन का ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है। आपको इक्वेशन के रूल आने चाहिए। यदि आपको इक्वेशन में कुछ नहीं आता है तो हम यहाँ पे बेसिक से ही इसे सीखेंगे। तो जैसे देखिए पहला केस किसका बनेगा, 3/72 का। इसे सॉल्व अगर करें तो क्या हो जाएगा, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 1/24। क्रॉस चेक करेंगे 24 इंटू 3 तो 4 3 जा 12, वहाँ 3 2 जा 6 6 7, सही है। दूसरा केस बनेगा x/y का, तो x1/120, इसकी वैल्यू तो पता है नहीं। तीसरा केस क्या बनेगा, बनेगा x2/192। और चौथा केस किसका बनेगा, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, यहाँ पे देखिए चौथा केस बनेगा 10/y1 का। ठीक है, हम जानते हैं, हमेशा एक चीज़ याद रखिए, अगर आपके पास 4 क्वांटिटी है जैसे कि A, B, C और D, और इस 4 क्वांटिटी में आपको 3 की वैल्यू दी गई है, तब आप चौथे की वैल्यू निकाल पाएंगे। हमेशा याद रखिए, फिर से सुनिए, इस 4 क्वांटिटी में अगर 3 की वैल्यू दी गई है तभी चौथे की वैल्यू आएगी। अगर 3 की वैल्यू दी नहीं गई है तो चौथे की वैल्यू कभी नहीं आएगी, किसी परिस्थिति में नहीं आएगी। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तीनों में वेरिएबल मौजूद है, तो किसको किसके इक्वेट करेंगे, किसको किससे बराबर करेंगे, तब जाकर वैल्यू आएगी। तो सबको हमें इससे बराबर करना पड़ेगा। हालांकि बाद में वैल्यू आ जाती है तो हम दूसरा वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन सिंपल समझिए कि यहाँ पे 4 क्वांटिटी है, सब तो एक सब के बराबर ही है। तो जैसे 1/24 है, इसको इसके बराबर लेंगे, बराबर तो है ही x1/120, तभी तो x1 की वैल्यू हमारे पास आएगी। देखिए 4 क्वांटिटी है, 3 की वैल्यू दी हुई है, तभी चौथी की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो ये इक्वेशन है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, 1 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 120 इंटू 1 120 ही हो जाएगा, और ये 24 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा। तो हमको तो x1 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों का काम साथ होगा। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, जो वेरिएबल के साथ होते हैं इक्वेशन के रूल के हिसाब से वो नीचे चले जाते हैं, और 120 ऊपर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 0 12 5 जा 60, यानी x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, बस हमको x1 की ही वैल्यू निकालनी है। तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि x1 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 5। और इसी तरह से इक्वेट करके यहाँ पे कुछ चीज़ें, एक सेकेंड, तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। यही इसका रूल है सॉल्व करने का। अब दूसरा रूल इसी पे काम करेंगे। देखिए ये क्या है, x2/192, तो सब तो एक दूसरे के बराबर ही है, तो इसको भी इससे इक्वेट करेंगे तभी वैल्यू निकलेगी। 4 क्वांटिटी है, 3 की वैल्यू दी हुई है, चौथा निकल जाएगा। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x2 इंटू 24, क्रॉस मल्टीप्लाई का यह रूल है। और ये कितना हो जाएगा, 192 गुना 1 192 ही हो जाएगा। और x2 बराबर कितना हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। जो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं जब साइड चेंज होता है तो डिवीजन में चले जाते हैं। ये 192/24 हो जाएगा। और ये 2 के टेबल से इसे कटाइए, या फिर 8 से 9 से। तो देखिए यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, तो 6 8 जा 48। तो x बार में ये कट गया, तो यानी 8 बार में ये कट गया। तो x2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है 8। अब उसी तरह से y1 की भी वैल्यू निकालते हैं। इसको साइड कर देते हैं और किससे इक्वेट करेंगे इसको। देखिए सब आपस में बराबर ही है, लेकिन इन सब में से इक्वेट करने में कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि 3 वैल्यू चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू 1 मिल रही है 2 की, और यहाँ पे 1 वैल्यू है ही, तो चौथा निकल जाएगा आराम से। लास्ट वाला है 10/y1, और ये किसके बराबर है, 1/24 के। तो देखिए
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा 10 इंटू 24, तो ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो इस तरह से तीनों वैल्यू हमको मिल गई, x1 की भी वैल्यू मिल गई, y1 की भी वैल्यू मिल गई और x2 की भी वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वह सारे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, फिर से अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन को सुन लीजिए। दो वेरिएबल है, एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ेगी क्योंकि डायरेक्ट है, और एक की वैल्यू घटेगी तो दूसरे की भी वैल्यू घटेगी। समझिए, अ ट्रक कवर ए डिस्टेंस ऑफ 510 किलोमीटर इन 34 लीटर ऑफ डीजल। एक ट्रक है जो कि जिसके पास 34 लीटर ऑफ डीजल अगर उसके डीजल टैंक में रहे तो इतनी दूरी वो कवर कर लेती है। क्वेश्चन कहता है हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 20 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि 34 लीटर था तो 510 की यात्रा कर रहा था। अब हमने डीजल को घटा दिया तो जाहिर है जब डीजल कम होगा तो दूरी भी कम ही तय करेगी। मतलब ये किसका केस है, ये डायरेक्ट का केस है। एक को घटा रहे हैं तो दूसरा भी घट रहा है, डीजल को कम कर रहे हैं तो अब दूरी भी कम तय करेगा। मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मेंशन करनी होती है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। कैसे? क्योंकि तो यहाँ पे लिखा भी जाता है, इसलिए क्योंकि जब हम डीजल घटा रहे हैं तो दूरी भी तो कम तय हो रही है, मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही केस है। अब यहाँ पे बच्चों को दिक्कत ये हो जाती है कि डाटा कैसे लिखें, पहले किसको लिखें, पहले हम डिस्टेंस को लिखें कि पहले हम टाइम को लिखें, पहले हम डिस्टेंस को लिखें कि डीजल को लिखें। ऐसा हमने इन्वर्स में भी बताया। तो देखिए, आपका जो मन करता है आप उसे पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। हम यहाँ पे पहले डिस्टेंस को भी लिख सकते हैं। जैसे डिस्टेंस कितना है, देखिए डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 510 किलोमीटर है, ठीक है। और 510 किलोमीटर में और क्या है, लीटर यहाँ पे लिख सकते हैं। 510 किलोमीटर में ये कितना लीटर तय करता है, तो 34 तय करता है। और फिर क्या पूछता है कि फिर पूछा जाता है कि 20 लीटर में यह कितना दूरी तय करेगा। यही चीज़ हमको पूछ रही है, और तो कुछ नया इसमें है नहीं। तो आप अपने मन से यहाँ पे डाटा खुद जो है बना सकते हैं। आप चाहें तो ऊपर में लीटर भी लिख सकते हैं, नीचे में डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम समझ रहे थे कि कन्फ्यूजन कहाँ स्टूडेंट को हो जाती है। कन्फ्यूजन उन्हें यहाँ हो जाती है कि हम पहले लीटर वाले को लिखें कि डिस्टेंस वाले को लिखें। तो आपका जो मन करता है आप उसे पहले लिखिए। यदि आपका यहाँ पे डिस्टेंस लिखने का मन है तो आप डिस्टेंस लिखिए, यदि आपका ऊपर में लीटर लिखने का मन है लीटर लिखिए, बस ये सेम होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी लीटर लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी। अगर आपको ऊपर लीटर लिखने का मन है तो 34 ऊपर चला जाएगा, 20 ऊपर चला जाएगा और डिस्टेंस नीचे आ जाएगा और ये भी नीचे आ जाएगा। आप डाटा अपने मन से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन कहता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि x बाय वाई जो है किसके, कांस्टेंट के बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों वैल्यू तो आपस में बराबर ही है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 510 बाय 34 और ये हो जाएगा x बाय 20। तो यहाँ पे जो रूल होता है उसे याद रखिए। रूल होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, यानी ये कितना हो जाएगा x की मल्टीप्लिकेशन 34 के साथ और 20 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 510 के साथ। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 34 इसके साथ है तो डिवीजन में आएगा, ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 510 बाय 34। तो ये कितना हो जाएगा 17 2 जा 34, 17 3 जा 51 और 2 10 जा 20। तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई 30, तो ये हो जाएगा 300। यानी x हमारा क्या था, डिस्टेंस था। तो यानी ये 20 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय किया, तो मात्र ये 300 किलोमीटर दूरी ही तय किया। क्योंकि देखिए डिस्टेंस x कितना हो गया 300 हो गया, डिस्टेंस यहाँ पे हमने लीटर घटा दिया तो डिस्टेंस भी कम हो गया। मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस था। और ये बातें हम शुरू में ही लिखते हैं
कि कम हो रहा है, मतलब क्या, दिस इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये चीज़ भी एक लाइन मेंशन की जाती है कि देखिए लेस क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल लग रहा है, मतलब लेस दूरी तय होगा, मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। एक लाइन ऐसा लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है अ टैक्सी चार्जेज अ फेयर ऑफ, फेयर का मतलब किराया, इतना फॉर ए जर्नी ऑफ 150 किलोमीटर। यानी अगर किसी व्यक्ति को उस टैक्सी में जाना है तो 150 किलोमीटर के लिए वो 1275 रुपये लेता है। तो बताइए हाउ मच इट चार्ज फॉर ए जर्नी ऑफ 124 किलोमीटर। तो जब 124 किलोमीटर ही जाना है तब कितना रुपया लेगा, तब कम ही रुपया लेगा, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इसे कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए फेयर कितना है 1275 है, और यहाँ पे डिस्टेंस यानी 1275 रुपया जब लग रहा है तो कितनी दूरी तय हो रही है, 150 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। अब दूरी तय हो रही है 124, तो ये पता नहीं है कि कितना लेगा। तो मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे ये लग सकते हैं कि चूँकि एक लाइन लिखा जाता है कि देखिए कि चूँकि लेस चार्ज, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि अब जर्नी जो है 124 किलोमीटर ही है, तो जब जर्नी 124 किलोमीटर ही है तो फेयर जो है, फेयर वुड बी लो, फेयर जो है लो हो जाएगी। यानी लेस किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तो फेयर भी कम हो जाएगी। तो मतलब ये केस जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। तो चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये हो जाएगा 1275 बाय 150 और ये हो जाएगा x बाय 124। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1275 मल्टीप्लाई 124 और ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 150। x की वैल्यू निकालिए, ये हो जाएगा 1275 मल्टीप्लाई 124 डिवाइडेड बाय 150। तो किसके टेबल से इसे कटाएं तो ये काम बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 के टेबल से करते हैं, 3 4 जा 4 2 6, नहीं होगा, नहीं होगा ये। तो 5 के टेबल से ही करते हैं। 1275 5 के टेबल में कितने बार में आएगा, 5 2 जा 10, ये गया 2 7, 5 5 जा 25, तो ये 2 5, 5 5 जा 25, तो 5 3 जा 50 0 और ये हो जाएगा 255, और फिर 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, और फिर ये हो गया 51, तो 3 2 जा 6 और 3 17 जा 51, फिर 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, यानी ये कुल मिला के हो गया 17 मल्टीप्लाई 62। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 1 3, 7 6 जा 42, हाथ में आया 4, तो ये हो गया 10, तो 4 3 2 5 और ये 10, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1054। यानी जब 124 किलोमीटर की यात्रा ही करनी है तब कितना रुपया लगेगा, तो फेयर हो जाएगा 1054 रुपया। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है पूरा होता है। यानी कि जब, फिर से समझिए, जब 150 किलोमीटर की यात्रा करनी थी तो पैसा इतना था, तो अब तो किलोमीटर ही कम हो गया, तो अब पैसा भी कम हो गया। तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन ट्रक से रिलेटेड है और यह ट्रक किस प्रकार का है, तो ये लोडेड ट्रक है। यानी कि अ लोडेड ट्रक कवर 16 किलोमीटर इन 25 मिनट। एक लोडेड ट्रक है जो कि 16 किलोमीटर 25 मिनट में तय करता है। तो वही सेम स्पीड पर जब वो चले तो हाउ फार कैन ही ट्रेवल इन 5 आवर, यानी सेम ही स्पीड पर जब वह चले तो 5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, 1 मिनट में दिया हुआ है, 1 घंटे में दिया हुआ है, मतलब दोनों का यूनिट डिफरेंट है। काम तभी करेंगे जब दोनों का यूनिट सेम होगा।
तो या तो दोनों को मिनट में कर दीजिए या फिर दोनों को घंटे में। तो हम ऐसा करते हैं, इसको भी मिनट में ही कन्वर्ट कर देते हैं, फिर क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक है, पहला केस बनेगा डिस्टेंस का। डिस्टेंस 16 किलोमीटर और यहाँ पे टाइम 16 किलोमीटर कितना है, 25 मिनट है। तो इस 5 घंटे को भी मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट। तो 5 घंटा में कितना मिनट हो जाएगा, 60 × 5 हो जाएगा, तो 300 मिनट। तो ये हो जाएगा 300 मिनट में कितना तय करेगा। तो यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे अब समझिए क्वेश्चन को, कि लोडेड ट्रक 25 मिनट में 16 किलोमीटर जाती है, तो अब उसका स्पीड सेम ही है, तो बताइए कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 5 घंटे में ज़्यादा दूरी ही तय करेगी। जब हम मिनट को बढ़ा रहे हैं तो दूरी भी तो बढ़ रही है, यानी कि ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही केस है। दिस इज द केस ऑफ, आप इसे पूरा लिखिएगा, दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि एक के बढ़ाने पर दूसरा भी तो बढ़ ही रहा है। तो ये हो जाएगा 16/25 इक्वल टू x/300। जब दो क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो मतलब इक्वल है। तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16 की मल्टीप्लिकेशन 300 के साथ और x की मल्टीप्लिकेशन 25 के साथ। तो x बराबर हो जाएगा 16 × 300/25। तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 0 और 5 12 जा 60। तो ये कितना हो जाएगा, 12 × 16। तो 6 2 जा 12, 7 2 1 जा 2, 1 2 7 2 9 1 192, यानी ये कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। यानी वो कितना दूरी तय कर लेगी डिस्टेंस, तो 192 किलोमीटर दूरी वो तय कर लेगी। तो x की वैल्यू हो जाएगी 192। ये कितना हो जाएगा, तो ये 192 हो जाएगा। आप प्रत्येक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जो है लेते जाइए। अब इसी तरह से हम अपने अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। ये कहता है इफ़ 18 डॉल कॉस्ट ₹630, हाउ मेनी डॉल्स कैन बी बॉट फॉर ₹25, ₹445। तो पहले इसका डाटा तैयार करते हैं, तब आगे बातचीत करेंगे। यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ डॉल्स और कॉस्ट। तो नंबर ऑफ डॉल्स कितने हैं, 18। तो रुपया कितना देना पड़ रहा है, 630, यानी 18 गुड़ियों के लिए 630 रुपया देना पड़ रहा है। तो उसका कहना है कि अब पैसे मात्र 455 ही लग रहे हैं, तो कितनी गुड़िया मिलेगी। जाहिर है जब पैसा कम हो गया तो कम गुड़िया मिलेगी, मतलब ये केस किसका है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यह केस है। सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 18/630 बराबर x/455। क्रॉस मल्टीप्लाई 630 इंटू x, 630 मल्टीप्लाई x और ये 18 मल्टीप्लाई 455। तो ये हो गया x बराबर कितना, 18 मल्टीप्लाई 455/630। किसके टेबल से काटे, तो 3 के टेबल से। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 0। फिर ये 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 0। फिर किसके टेबल से काटे, तो इसे 5 के टेबल से काटते हैं। 60 55 जा 14 हो जाएगा यहाँ पे, 45 जा 70 और 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 और 14। फिर टेबल में 91 कितनी बार में आएगा, तो 14 8 9 14 6 14 5। यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे इसे अगर 70 है और ये 91, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, तो ये कितना हो गया, ये 91, ये 70। 1 सेकेंड, इसको फिर से सॉल्व करते हैं।
ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 4 5 बाय 6 30। तो ये कितना हो जाएगा 3 6 जा 80, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 0, 210 हो गया यहाँ पे ये। और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 0। अब 70 और 455, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 5, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 6 7, ठीक है। और 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 2 7 जा 14। और 7 के टेबल में 91 आएगा 13 बार में, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ गई है 13। x की वैल्यू आ गई है 13, यानी कितनी गुड़िया खरीदी जा सकती है, तो नंबर ऑफ डॉल हो जाएगी 13, यानी 13 गुड़िया इतने पैसों में खरीदी जा सकती है। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब पैसे ज़्यादा थे तो ज़्यादा गुड़िया मिल रही थी, अब पैसे कम हो गए तो कम गुड़िया मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, इफ़ 9 kg ऑफ शुगर कॉस्ट इतना, यानी 9 किलो चीनी की कीमत 166.50 रुपये है, तो बताइए कि हाउ मच शुगर कैन बी बॉट फॉर 259। तो कितने शुगर 259 में मिलेंगे। तो देखिए इतने ही पैसे में 9 किलो शुगर मिलता है, तो पैसे बढ़ा देंगे तो ज़्यादा शुगर मिलेगा, मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। यहाँ पे देखिए शुगर, फर्स्ट केस हो जाएगा शुगर का, और दूसरा केस कितना हो जाएगा केजी, यानी कितना मिल रहा है। तो 9 किलो शुगर कितने रुपए में मिल रहा है, यानी यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे शुगर की कीमत, शुगर कॉस्ट, और दूसरा इसका लिखते हैं हम वेट। तो देखिए वेट कितना है, तो 9 किलो है, कितने रुपए में मिल रहा है, तो 166.5 में। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो का कोई महत्व है नहीं, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। और दूसरे केस में रुपया कितना हो रहा है, तो 259। तो बताइए कि कितना शुगर मिलेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, आप इसे लिखेंगे दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हम यहाँ शॉर्टकट में लिख रहे हैं समय बचाने के लिए। तो ये सॉल्व करेंगे 166.5 बाय 9, और ये बराबर 259 बाय x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, ये हो जाएगा x 166.5 बराबर 9 मल्टीप्लाई 259। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 259 बाय 166.5। तो ये जीरो, एक डेसिमल हटाएंगे तो जीरो नीचे आएगा, और नीचे बाद में चला जाएगा ऊपर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो किसके टेबल में आएगा, देखिए 3 के टेबल में ये आएगा कि नहीं। 6 6 12 13 14 15 16 17 18, ये 3 के टेबल में आएगा। डिविजिबिलिटी रूल याद रखना जरूरी है। 1665, तो 3 5 जा 15, ये हुआ 16, 3 5 जा 15, ये हुआ 15, 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 5 5 5, और 3 3 जा 9। फिर ये 3 के टेबल में आएगा 5 5 5, तो ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 2 5, 3 8 जा 24, ये हुआ 1 5, 3 5 जा 15, तो ये कितने बार में हो गया 3 एकम 3 और 3 185, 8 1 9 10 11 12 13 14। अब ये 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो अब ये 5 के टेबल में आएगा। यहाँ पे देखिए 5 2 जा 10, और 185 को सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा 15, ये गया ये 35, 5 7 जा 35, तो ये हो गया 37। अब देखिए 37 है और 259 है, तो 37 के टेबल में ही जाहिर तौर पर ये 259 कभी ना कभी आता होगा। तो यहाँ पे 7 2 जा 14, 7 7 5 7 6 जा 7 7 7 बार में देखते हैं। 37 इंटू 7, तो देखिए 7 7 जा 49, हाथ में आया 4, 7 3 जा 21 22 23 20, 7 3 जा 21 22 23 24 25,
तो ये 25 बार में 7 बार में आता है। तो देखिए ये हो जाएगा 7, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 7। यानी कि अब हमको यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कुछ, हाँ यहाँ देखिए एक 7 आया और ये 2 तो बचा ही है, तो 7 × 2 तो कितना हो गया 14 kg। यानी x की वैल्यू आ गई 14 kg। यानी कितना शुगर अब हमें मिलने वाला है, तो 14 किलो शुगर मिलने वाला है, क्योंकि हमने ज़्यादा पैसा यहाँ पे दिया जा रहा है। तो जब पैसे ज़्यादा होंगे तो चीनी भी ज़्यादा मिलेगा, यही तो रूल है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लॉथ ही इतना, यानी 15 मीटर क्लॉथ की कीमत जो है इतनी है। तो बताइए व्हाट लेंथ ऑफ दिस क्लॉथ कैन बी परचेज्ड फॉर इतना। यानी अब हमको जो है इतने ही पैसे देने हैं, तो कितने कपड़े हमको मिलेंगे। तो देखिए 981 रुपये दे रहे थे तो 15 मीटर की क्लॉथ मिल रही थी। अब हम ज़्यादा रुपए दे रहे हैं, मतलब साफ है कि अब हमको ज़्यादा मीटर मिलेगी। यानी एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा बढ़ रहा है, पैसे बढ़ा रहे हैं तो कपड़े की लेंथ भी तो बढ़ रही है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसी को भी लिखिए, पहले हम लेंथ लेते हैं, यानी कपड़े की लंबाई। लेंथ जब 15 मीटर है तो पैसा कितना देना पड़ रहा, हम शुरू में ही बता चुके। आप चाहें तो कॉस्ट को ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मन तैसे आप डाटा लिखिए। बस लेंथ 7 होना चाहिए, कॉस्ट 7 होना चाहिए। जैसे लेंथ यहाँ लिखेंगे तो दूसरे का भी यहाँ लेंथ लिखेंगे, कॉस्ट एक का यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे लेंथ 15 है तो पैसा देना पड़ रहा है 981, तो अब पैसा देंगे 1308। तो हम जानते हैं यह किसका केस है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 15/981 बराबर x/1308। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x × 981 बराबर 15 × 1308। तो x के साथ ये है तो ये डिवीजन में चला जाएगा, ये हो जाएगा 15 × 1308/981। ठीक है, तो ये किसके टेबल में आएगा, ऐसा करते हैं 9 8 17 1 18। तो देखिए ये 3 के टेबल में आएगा। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 3 27 जा 81। इसको एक बार क्रॉस चेक करें तो 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 7 8, 3 3 जा 9 सही है। और 327 के टेबल में ही ये कहीं जो है 8 9 10 11 12, ये भी 3 के टेबल में है, 7 3 10 2 12। इसको फिर से सॉल्व करते हैं। ये देखिए 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, 1 0 9 2 3, तो 9 3 जा 27 2 3 है। और 1308 भी 3 के टेबल में आएगा। 3 4 जा 12, ये हुआ 1 0, तो 3 3 जा 9 1 8, 3 6 जा 18, 436 बार में आएगा। अब ऐसा करते हैं कि इसको 4 से देखते हैं। 109 × 4, 9 4 जा 36, हाथ में 3 4 1 जा 4, तो इसके टेबल में ये 4 बार में आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5 4 जा 20 हो गया। यानी कि जब आप इतना रुपया देंगे तो आपको कितने लेंथ की कपड़े मिल जाएगी, तो 20 मीटर का कपड़ा आपको मिल जाएगा। क्योंकि ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा पैसा यहाँ पे मिल रहा है, और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सारा केस है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि इन ए मॉडल ऑफ अ शिप, यानी किसी जहाज के मॉडल में द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। मास्ट आपने देखा होगा कि जो कि सबसे ऊपर में रहता है, मस्तूल जिसे कहते हैं, उसका मास्ट 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि एक्चुअल शिप का 15 मीटर ऊंचा है। यानी एक असली शिप है, एक असली जहाज है, और एक उसका मॉडल है। मॉडल में मस्तूल को 9 मीटर हाई दिखाया गया है, जबकि एक्चुअल मास 15 मीटर का हाई है। तो इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 35 मीटर, तो उसका लेंथ शिप का जो है 35 मीटर ही है। तो बताइए कि मॉडल कितना बड़ा है।
तो यहाँ पे देखिए इसे कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे शिप के मॉडल की बात की जा रही है। मॉडल ऑफ ए शिप मास इतना है जबकि एक्चुअल में 15 मीटर यहाँ है। तो यहाँ पे देखिए दोनों के मास्ट की बात करते हैं। एक मॉडल है और उसका जो है 9 सेंटीमीटर हाई है, यानी मास्ट ऑफ ए शिप 9 सेंटीमीटर हाई है, जबकि एक्चुअल शिप का 15 मीटर हाई है। दोनों तो सेम ही है। और शिप की लेंथ 35 मीटर है, यानी जो कि ओरिजिनल शिप है उसकी, यानी इन्हें मॉडल यहाँ ये 35 हो जाएगा। ये 35 मीटर है तो मॉडल शिप का कितना है इसे समझिए। सबसे पहले मास्ट की बात की जा रही है, तो मास्ट 9 किसका है? मॉडल शिप का है, तो 9 इसका है। और ओरिजिनल शिप का कितना है? इतना है। तो ये जो लेंथ दिया हुआ है ये ओरिजिनल का ही दिया हुआ है 35 मीटर। तो बताइए कि मॉडल शिप कितना लंबा है? तो मॉडल शिप एक्स है। ये क्या है? मॉडल शिप वाले का है, तो ये भी यहाँ पे मॉडल ही आया। और यहाँ पे ये लंबा, ये एक्चुअल शिप का मास है, तो यहाँ पे एक्चुअल शिप की लंबाई आई है। मतलब कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। यानी देखिए यहाँ पे ये घट रहा है तो ये भी घटेगा, और यहाँ पे ये 15 है तो ये क्या हो रहा है इसे समझिए। ये केस डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही है, यानी कि एक 9 सेंटीमीटर, एक्चुअल शिप यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी हाइट जो है 35 है, वो 9 है तो उसकी हाइट कम होगी, क्योंकि वो घट रहा है तो सामने वाला भी घटेगा। तो ये हो जाएगा 9/x बराबर 15/35। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई 15 और ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 35। तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 मल्टीप्लाई 35/15। तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 5 7 जा 35, तो 3 मल्टीप्लाई 7, तो 7 3 जा 21। यानी इसकी हाइट कितनी है मॉडल शिप की? मॉडल शिप कितना लंबा है? तो मॉडल शिप जो है 21 मीटर ही लंबा है, 21 मीटर। यही इसका रिक्वायर्ड जो है आंसर यहाँ पे है। यही चीज़ हमको यहाँ पे बोली जा रही थी। देखिए ये एक्चुअल शिप है 15 है, तो इसका 35 है, और ये घट गया तो साफ है ये भी अब घट जाएगा और भी तो कम हो जाएगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये केस था, और मॉडल शिप 21 मीटर है, एक्चुअल शिप 35 मीटर है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। इन 8 days द अर्थ पिक्स अप इतना kg ऑफ डस्ट फ्रॉम द एटमोसफेयर। यानी 8 दिन में धरती जो है अब एटमोसफेयर। अब हम सॉल्व करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ये था कि 8 दिन में अर्थ इतना kg ऑफ डस्ट जो है एटमोसफेयर से लेती है, मतलब पिकअप करती है, उठा लेती है। तो बताइए कि कितना डस्ट ये 15 दिन में लेगी। तो देखिए 8 दिन में इतना डस्ट लेती है, तो दिन बढ़ा देंगे, मतलब दोगुना से थोड़ा कम करेंगे तो ज़्यादा ही डस्ट लेगी। मतलब कि इसको बढ़ाते हैं तो सामने वाला भी बढ़ता है, मतलब दूसरी साइड वाला भी बढ़ता है। मतलब ये एक जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन यहाँ पे बना रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं, पहले नंबर ऑफ डेज पहले मेंशन करते हैं, नंबर ऑफ डेज, और फिर कितना डस्ट का डाटा लेते हैं। तो डे कितना हो गया यहाँ पे 8 दिन में। 8 दिन में कितना कचरा उठाती है? तो 6.4 मल्टीप्लाई 10.7। तो इससे घबराना नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंट के नियम पे ये सॉल्व होगा। और अब दिन कितना कर देंगे? तो अब दिन कर देंगे 15। तो कितना कचरा उठाएगी? तो यह जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। दिस इज DP। आपको फुल में लिखना है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 8/6.4 गुना 10 मल्टीप्लाई 7, और ये कितना हो जाएगा बराबर 15/x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x गुना 8 बराबर 15 गुना 6.4 मल्टीप्लाई 10/7। तो 8 नीचे है तो 8 उधर चला जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई में तो उधर 8 नीचे हो जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाई
6.4 गुना 10 मल्टीप्लाई 7/8, तो ये उड़ा और यहाँ पे आया 0। 8 8 जा कितना हो गया 64 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कुछ सॉल्व मत कीजिए, यहाँ पे 10 की पावर 7 है। एक्सपोनेंट का नियम याद कीजिए कि यदि ये यहाँ पे x बराबर 15 है और यहाँ पे क्या बचा 8 बचा, ऐसा करते हैं इसे सॉल्व कर ही देते हैं। देखिए एक तो है नहीं वैल्यू, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, तो ये कितना हुआ 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, यही तो हो गया। तो इतना 15 दिन में वो इतना कचरा जो है उठा लेगी। अगर आप चाहें तो इसे और भी डेसिमल में लिख सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में 1/2, तो जब 1 में यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 10 की पावर 8 हो जाएगी। इतना झमेला का ज़रूरत ही नहीं है, बस यही सही आंसर है। यानी कि कितना डस्ट ये उठा पाएगी, तो ये उठाएगी 12 मल्टीप्लाई 10.7 kg, तो ये 6 से तो इससे तो ज़्यादा ही है। ये 6.4 था और यहाँ पे ये 12 × 10⁻7 हो गया। तो यहाँ पे जो है ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। और अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। एक गाड़ी जो है यानी एक कार, वो उसकी एवरेज स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो ट्रैवल कर रही है। हाउ मच डिस्टेंस वुड इट ट्रैवल इन 1 घंटा 12 मिनट, तो कितनी दूरी वो जो है 12 मिनट में तय करेगी। समझिए यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ बच्चों को यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी कि यहाँ पे तो घंटे दिए हुए नहीं है, तो हम बनाएंगे कैसे। यहाँ पे 50 किलोमीटर ये है स्लैश, इसका मतलब है 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर दूसरे घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर अगले घंटे में 150 किलोमीटर की, फिर 50 किलोमीटर, तो कुल मिला के ऐसे करके ये हो रहा है। यानी पर आवर मतलब इसका मतलब है पर आवर 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बताइए कि 1 घंटा 12 मिनट में जाहिर है ज़्यादा ही दूरी तय करेगी। तो देखिए 1 घंटा 12 मिनट है, तो या तो दोनों को मिनट में या तो दोनों को घंटे में, तभी जाके ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले किसको लिखें, स्पीड दिया हुआ है तो स्पीड को ही लिखते हैं। देखिए स्पीड कितना है, जब स्पीड 50 है तो यहाँ पे टाइम लिख देते हैं। तो कितना समय लगता है, 1 घंटा लगता है, तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट, मिनट ही रहने देते हैं। फिर दूसरा कहता है कि कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगी 1 घंटा 12 मिनट में, तो 1 घंटा में 60 मिनट, 60 + 60 10 70, 70 2 72, तो 1 घंटा 12 मिनट में 72 मिनट, 60 10 70 2 72। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये केस है कि 1 घंटा 12 मिनट में ज़्यादा ही दूरी तय करेगी। तो ये हो जाएगा 50/60 और ये हो जाएगा x/72। तो कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 60 × x और ये 50 × 72, तो x बराबर कितना हो गया 50 × 72/60। देखिए ये 0 0 कट गया और ये हुआ 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 6 7, ये हुआ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 12 5 60। यानी वो कितनी दूरी तय करेगी, तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। देखिए पहले वाले से यहाँ पे ज़्यादा ही ये आया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि डिस्टेंस बराबर 60 किलोमीटर है। प्रत्येक क्वेश्चन को एकदम लॉजिकली समझिए कि यहाँ पे जब 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रही थी, 1 घंटा था तो 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी, तो इस बार तो 72 मिनट हो गया। तो यहाँ पे क्या करेगी ये, तो यहाँ पे ये ओवरऑल 60 किलोमीटर, यानी इसे फिर से समझिए कि यहाँ पे कहा जा रहा था कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी ये तय कर रही है पर आवर में। तो अब ये 1 घंटे 12 मिनट में, यानी अब ये ज़्यादा हो गया है, तो सामने वाला क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, तो वो ज़्यादा दूरी तय करेगी। तो पहले वाले के मुकाबले देखिए पहले स्पीड इतना था, इस बार इतना हो गया, ये 60 था तो ये 72 हो गया। यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन यही है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी, और दूसरा पहला घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
ये क्वेश्चन कहता है रवि वॉक्स एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। सेम जब आप क्लास 9th में फिजिक्स में जाइएगा तो ऐसे क्वेश्चंस आपको चैप्टर पर चैप्टर मिलेंगे। यानी रवि जो है उसकी यूनिफॉर्म रेट है, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से क्या कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है। यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। वॉट डिस्टेंस वुड ही कवर इन 2 आवर 24 मिनट। तो 2 घंटे 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो ज़्यादा ही दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि यूनिट दोनों का सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पहले क्या लिखे, डिस्टेंस लिखते हैं, डिस्टेंस, और नीचे लिखते हैं टाइम। तो 5 किलोमीटर वो कितने देर में तय करता है, 1 घंटे में। तो 1 घंटे में 60 मिनट, दोनों को मिनट में कर देंगे। और फिर डिस्टेंस पूछता है कब, 2 घंटे 24 मिनट में। तो देखिए 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में 120 मिनट। तो 120 + 24 कितना हो गया, ये हो गया। ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो ये कितना हो गया, ये हुआ 4, ये 4, 144। यानी 120 10 130 10 140 4 44, यानी 144। तो ज़्यादा ही करेगा, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही ये केस है। तो ये हो जाएगा 5/60 और ये हो जाएगा x/144। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। तो 60 × x बराबर 5 × 144। तो x बराबर कितना हो गया, 5 × 144/60। तो ये हुआ 12 और ये हो जाएगा 2 6 या 12, नहीं 12 ही हो जाएगा, 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। यानी वो कितना दूरी तय करेगा, तो वह 12 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे तय करेगा। डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 12 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही केस था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इफ़ द थिकनेस ऑफ द पाइल ऑफ 12 कार्डबोर्ड, यानी 12 कार्डबोर्ड के पाइल की थिकनेस यानी मोटाई जो है 65 mm है, यूनिट है ये। तो बताइए कि वैसे ही 312 कार्डबोर्ड की कितनी होगी। तो देखिए 12 की इतनी है, तो 312 की तो ज़्यादा ही होगी। ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कार्डबोर्ड। पहला डाटा तो इसी का बनेगा, कार्डबोर्ड। और दूसरा में क्या आता है, थिकनेस। कार्डबोर्ड पहले कितना है, 12, तो उसकी थिकनेस कितनी है, 65 mm। इस बार कार्डबोर्ड ही पूछता है, सॉरी, फाइंड द थिकनेस ऑफ ए पाइल। ओ, इस बार थिकनेस पूछ रहा है 312 कार्डबोर्ड की। तो देखिए ये बड़ा है, तो ये 312 है, तो थिकनेस भी तो ज़्यादा ही होगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। तो ये हो जाएगा 12 × 65 बराबर x × 312। सॉरी, ये तो एक स्टेप हमने स्किप ही कर दिया। तो ये हो जाएगा 12/65 और ये हो जाएगा 312/x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा x × 12 और ये हो जाएगा 65 × 312। तो x बराबर ये हो जाएगा 65 × 312/12। सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 2 6 या 12, 2 1 या 2, 2 5 या 10, 2 6 या 12, 6 2 या 12, 5 2 या 10, 1 11, 2 1 या 2, 1 3, सही है। 2 3 या 6, 2 7 या 14, 2 8 या 16 और 3 2 या 6, 27 होना चाहिए। नहीं, 27 नहीं होगा, एक सेकेंड। 3 के टेबल में 78 कितने बार में आएगा, 3 2 या 6, 1 18, 3 26 हो जाएगा। सॉरी, 26 हो जाएगा ये। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये 26 × 65 हो जाएगा। ये तो सही ही था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो 26 और 65 को मल्टीप्लाई करते हैं, 65 × 26, 6 5 या 30, हाथ में आ 3, 6 6 या 36, 37 38 39, 5 2 या 10, हाथ में आए 6 2 या 12, 13। तो 0 9 6, 1690, यानी कितनी थिकनेस की हो जाएगी ये, तो 1690 mm की थिकनेस बराबर
1690 mm। तो यही इसका आंसर है। अब आते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। आप अगर चाहें तो इसे दूसरे यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई जो है ज़रूरत है नहीं, दोनों तो mm में ही दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर 1690 mm हो जाएगा। यदि आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना चाहें तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब बस इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन बचे और उस 2 क्वेश्चन को भी हम पूरा करेंगे। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। बस 2 ही क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है। 11 मैन कैन डिग इतना मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन 1 डे। ट्रेंच का मतलब होता है खाई, यानी 11 मैन मिल के जो है इतनी मीटर लंबी खाई एक दिन में क्या करते हैं, मतलब खाई बनाते हैं। तो कितने मैन को जो है 27 मीटर लंबा ट्रेंच बनाने के लिए एक दिन में लगेगा। तो देखिए ये तो फ्रैक्शन में है, तब भी ये कम ही है, तो ये ही ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ मैन, और नीचे कितना होगा ट्रेंच की लंबाई, ट्रेंच लेंथ। तो 11 मैन कितना करते हैं, तो 6 3/4, तो 6 4 जा 24, 25 26 27/4, 27/4 मीटर की। तो कितने मैन करेंगे, 27 मीटर की। तो यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है और ये फ्रैक्शन है, तो 27 तो इससे ग्रेटर ही है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 11/27/4 इक्वल टू x/27। हमेशा याद रखिए जब भी नीचे में यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाए तो ऊपर से जो तीसरे नंबर पे आता है वो सबसे ऊपर चला जाता है। दैट मीन्स कि ये 11 × 4/27 हो जाएगा और ये x/27 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x × 27 हो जाएगा और ये 27 × 11 × 4 हो जाएगा। तो इसे अब और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x बराबर कितना, x बराबर हो जाएगा 11 × 4। यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, x बराबर ये तो पूरा उतर जाएगा 27 × 11 × 4, और ये कितना है, ये 27 आएगा डिवाइड में, तो ये कैंसिल, तो 11 4 जा 44, यानी कितने मैन की ज़रूरत अब पड़ेगी 27 मीटर के लिए, तो 44 मैन की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ये फ्रैक्शन है, ये तो छोटा है, ये 27 तो बड़ा है, तो अब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ मैन कितनी ज़रूरत पड़ गई, तो 44 पीपल की ज़रूरत पड़ गई इसको बनाने में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब बस एक क्वेश्चन बचा। अगला क्वेश्चन है रीनू टाइप 540 वर्ड्स ड्यूरिंग हाफ एन आवर। हाफ एन आवर मतलब कि आधे घंटे में, यानी कि 30 मिनट में, 1 घंटे में 7 मिनट, तो आधे घंटे में 30 मिनट। रीनू को आधे घंटे में वो 540 वर्ड टाइप करती है, तो बताइए कि वो 8 मिनट में कितने करेगी। तो देखिए 8 मिनट में कम ही तो करेगी, यानी जब मिनट कम कर रहे हैं तो उसके टाइप के स्पीड भी कम हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, वर्ड टाइप्ड, वर्ड्स लिख देते हैं, वर्ड्स टाइप्ड, यानी वो वर्ड टाइप कितना वर्ड टाइप करती है, तो 540, और यहाँ पे कितना हो जाएगा टाइम, 540 वर्ड वो 30 मिनट में करती है। हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट, तो कितने वर्ड वो 8 मिनट में करेगी, तो कम ही करेगी, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा। तो ये हुआ 540/30 और ये हुआ x/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x × 30 और ये 8 × 540। नाउ इट बिकम्स एन इक्वेशन एंड इक्वेशन बिकम्स 8 × 540/30। नाउ डिवीजन वुड बी कैरी आउट
then 0 0 cancel and this become 19, 19, 18 because 18 multiply 3, 8 3 are 24, 3 1 are 3, 4 5. Now we multiply 18 into 8, 8 8 are 64, 6 8 6 14. This becomes 144. यानी कि रेनू 8 मिनट में कितने शब्द टाइप कर देगी? तो 144 शब्द टाइप कर देगी। तो यहाँ पे लिखिए वर्ड्स टाइप कितने हो जाएंगे? तो इट बिकम्स 144। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसके पहले के भी एक्सरसाइज और बहुत सारे इस चैप्टर के एक्सरसाइज, इस बुक के एक्सरसाइज प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चन इस चैनल पर सॉल्व किए जा चुके हैं। आप जाके उन्हें देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे सभी चीज़ों को समझाया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।